सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। ये बताइए सोनाली जी कि कल कहाँ जल्दी भगी जा रही थी, बड़े पेड़ पौधों के बीच में कहाँ जा रही थी? गार्डन में देखा शायद आपने मुझे। हाँ, जा रही थी मैं, पर आप कहाँ पे थी वहाँ पर? हम भी जा रहे थे। अच्छा, पहले आप बताओ, आप कहाँ जा रही थी? भाई मैं तो पैदल घूमने जाती हूँ ना रोज शाम को, तो मैं वहीं जा रही थी। अच्छा, पैदल चलना जरूरी है। हाँ, इसलिए वो मैंने अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर लिया है कि कितने भी काम हो, जो 45 मिनट है वो अपने लिए देना है। उस वक्त मैं फिर वो वॉकिंग ट्रैक पे चलती हूँ, तो फिर यानी कोई वाहन आने का यानी कुछ भी खतरा नहीं, और अगल बगल में इर्द गिर्द में हरियाली होती है, गार्डन होते हैं, बेहद खूबसूरत फूलों की खुशबू आती है, बहुत सुंदर पवन के झोंके होते हैं, और साथ में मैं कान में हेडफोन लगा के विविध भारती सुनती हूँ। इसीलिए मेरी आवाज, रेडियो सखी की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ी। पर क्षमा चाहती हूँ मैं। हम भी आपके पीछे पीछे ही चल रहे थे। अच्छा। हमने सोचा कि जब सोनाली इतना पैदल चल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, तो मैं भी आपके पीछे पीछे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और हम भी चल रहे थे। यानी आपने भी मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखा कि चलो सुन रही है रेडियो तो सुनने दो। और हमने ये सोचा कि अगर अभी हम एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर बतियाने लगेंगे। हाँ। और फिर वॉकिंग पे विघ्न पड़ेगा। हाँ, तो ये जो आजकल पैदल चलने की आदत लोगों में खत्म हो रही है ना, ये बीमारी का आवाहन हो रहा है। और लोग क्या करते हैं, समय बचाने के लिए फटाक से वाहन उठा लेते हैं, चल पड़ते हैं। अरे या पास में जरा सी दूरी पे 5 मिनट की दूरी, 10 मिनट की दूरी होती है तो लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उठा लेते हैं। यहाँ तक कि घरेलू सामान, सब्जी है, दूध है, ये लेने जाना है तो भी लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इससे कितना ज्यादा पोल्यूशन, कितना ज्यादा प्रदूषण, कितना ज्यादा बढ़ता है। वायु प्रदूषण, साथ में ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। तो भाई ये कोशिश हो जाए, क्योंकि हम पैदल चलना भूलने लग गए हैं, तो भूलिए मत, ये हमारे सेहत का खजाना है। अगर आप पैदल चलते हैं बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदे हैं? हमारे श्रोता पैदल जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो हमें बताएं। मतलब कितनी दूर तक जाते हैं? क्या घरेलू सामान लेने के लिए पैदल जाते हैं, या वाहन से जाते हैं, या फिर इसी तरह जैसे आप फूलों की वादियों में टहल रही थी वैसे टहलते हैं? ये भी हमें बताएं। साथ ही एक गृहिणियों की एक समस्या है ममता जी इन दिनों, कि भाई पुराने जमाने की बात की जाए ना, हमारे बचपन की, तो घर में सभी के लिए एक जैसा खाना बनता था कि दाल चावल सब्जी रोटी सलाद बन गया और सभी लोग खाते थे। फिर सब्जी पसंद ना हो तो थोड़ी कम खाते थे, और पसंद हो तो ज्यादा खाते थे। पर आजकल ऐसा हो गया कि हर किसी से पूछा जाता है कि आज क्या खाने में पसंद करेंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे कुछ चुनिंदा सब्जियां ही खाते हैं। यानी पूरे जो हर सब्जी जो होती है उसमें अलग विटामिन्स होते हैं, अलग मिनरल्स होते हैं। तो ये जो बहुत है ना, हमारी सेहत खराब हो रही है, और सेहत खराब हो रही है और बच्चों की आदत भी खराब हो रही है। क्योंकि आप बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी सब्जी, तो वो चुनिंदा 3-4 सब्जियों के ही नाम लेंगे। वो आलू भिंडी, पनीर और इसके अलावा नहीं। तो हरी सब्जियों का, तो पत्तेदार सब्जियों का तो नाम नहीं लेते हैं, और फिर उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। एक तो विटामिन की कमी होती है, और फिर अगर आपका माँ बाप का साथ छोड़कर वो कहीं अलग पढ़ने के लिए या नौकरी पेशे के लिए जाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी होती है। तो ये 2 तरह से नुकसान हो रहे हैं। और साथ ही एक और टॉपिक है कि बातें हल्की फुल्की, ये हमारे श्रोताओं के लिए हमने विषय छोड़ रखा है कि उनके क्या विचार हैं शादी समारोह और महिलाओं का मेकअप। तो कैसे लगता है आपको कि मेकअप करना चाहिए? ये बताइए, क्या आपने पुरुषों को मेकअप करते हुए नहीं देखा क्या? बहुत कम करते हैं, है ना? आजकल पुरुष भी बाकायदा मेकअप करके जाते हैं, पर पता नहीं चलता है। हाँ। और महिलाओं का एकदम चुपके करते हैं। यानी एक तो मैंने वीडियो ऐसा देखा था ममता जी, जिसमें वो छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान ही नहीं रहा था। उसने मेकअप कर लिया था तो बिल्कुल। और चेहरा बदल जाता है। तो वो मेकअप के बारे में बताएं, कितना जरूरी है उनके लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं, और कितना जरूरी है घर के पुरुष भी। और अपने विचार लिखकर भेजिए, है ना। और साथ ही भारतीय धरोहर स्थल में आज धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता गुजरात के बारे में हम जानकारी देंगे। हमारे कुछ श्रोताओं ने भी इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। और कहीं वो घूमने गए हैं, इर्द गिर्द आसपास घूमने गए हैं, तो वो अपने अनुभव भी साझा करें कि कैसा है। वो अपने अनुभव साझा करेंगे तो हमारे जो बहुत सारे श्रोता हैं सुन रहे हैं, वो भी जब कभी इस जगह पर जाएंगे तो उन बातों का ख्याल रखेंगे। और हम
चलते हैं। आपकी मुस्कुराहट देखकर हम समझ गए थे कि वहीं चलने वाली है। चलिए। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और यह स्थान हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। यह स्थान रण ऑफ कच्छ के भीतर खादीर बेट नामक द्वीप पर स्थित है। वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये स्थान ये दिखाता है कि 5000 वर्ष पहले भी भारतीय उपमहाद्वीप में उन्नत नगर योजना और जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। और इस स्थल की जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1967 में दी थी और व्यवस्थित रूप से इस स्थान की खुदाई वर्ष 1990 से शुरू की गई थी। और खुदाई में जो सामान मिले थे वो थे मोती, सोना, तांबे के बहुत सारे आभूषण, मोहरे और टेराकोटा के बर्तन, मछली के कांटे, जानवरों की मूर्तियां, औजार, कलश और विदेशों से आयात किए गए बहुत सारे सामान भी नजर आए थे, जो दूर दराज के देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का संकेत भी देते हैं। और यहाँ के अवशेषों में केंद्र में भव्य गढ़ दिखाई देता है, जिसके मध्य और दूसरे हिस्से में अलग अलग किलेबंद शहर दिखाई देते हैं। स्वच्छता के लिए भूमिगत जल निकास प्रणाली भी नजर आती है और खुदाई से प्राप्त अवशेषों में एक भव्य स्टेडियम भी दिखाई देता है। बिल्कुल। और साथ ही यहाँ के जो अवशेष हैं भूमिगत जलाशय यानी कि वर्षा जल संचयन प्रणाली को भी ये दर्शाते हैं, जिसके बिना रेगिस्तान की कम वर्षा में ये शहर फल फूल ही नहीं पाते। और ये जगह हड़प्पा काल के उन्नत शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। किले के महाद्वार पर उस जमाने का साइन बोर्ड पाया गया है, जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है, जो 5000 वर्षों के बाद भी आज भी सुरक्षित है। और यहाँ जाने के लिए अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो भुज एयरपोर्ट पर उतरकर वहां से धोलावीरा 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रेल मार्ग से अगर जाना चाहते हैं तो फिर अहमदाबाद वीरमगाम से आगे आप जा सकते हैं और वहाँ तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर धोलावीरा स्थित है। वहाँ आप जाकर पता भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत आसान हो गया है आपको जाना। आप गूगल के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं और वहाँ आसपास क्या है देखने लायक, घूमने लायक और कैसे वहाँ पर होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सब भी आप जानकारी पहले से पा सकते हैं। और बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता भी देते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। ये भारत के सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। अपने उत्कृष्ट जल संचयन प्रणाली, सुनियोजित नगर नियोजन जिसमें दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर भी शामिल थे, और 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता के अवशेषों के लिए जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता का एक अनुपम खजाना भी कहा जाता है। तो हमारे एक श्रोता ने भी इसी तरह की बात लिखी है। इसका नाम यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है, जो राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर स्थित है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और ये उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। ये मात्र एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जो यूनेस्को द्वारा बताया गया था। और जैसे कि और एक चीज और भी इन्होंने लिखी है कि इस पुरातत्व स्थल को धोलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए। और अब हम लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा, फिर बॉम्बे टॉकीज में आपसे मुखातिब होंगी फिल्म, टेलीविजन सीरियल और डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक जयदेव चक्रवर्ती। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्क्रिप्ट को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सेलुलॉइड पर, और सिनेमा ऐसी जगह है, ऐसा जगत है जहां पर हम अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो हजारों करोड़ों के सामने रखते हैं। वो बताएंगे अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में, अपने संघर्षों के बारे में। कई इंटरेस्टिंग वाकया भी हुए इस दौरान, लेकिन बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि कभी ऐसा होगा। बॉम्बे टॉकीज 8 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और अब सोनाली
हाँ सोनाली जी, हमें पता है आप टिप्पणियों में खोई हैं श्रोताओं की, और सभी ये कह रहे हैं कि पैदल चलना जरूरी है, बिल्कुल आपकी तरह कि बिल्कुल आंख बंद करके चलते जाओ, मतलब कान बंद करके कान में चलते जाओ और कोई कुछ कहे तो सुनो मत। लेकिन हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मैं प्रातः 5 बजे नियमित सैर को जाती हूँ, इस समय मोबाइल भी साथ नहीं ले जाती हूँ, सिर्फ मन ही मन भगवान की स्तुतियां आरती बोलती रहती हूँ। सुबह जल्दी घूमना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस समय शांत वातावरण मिलता है और शांत माहौल में ताजा हवा में टहलने से स्वास्थ्य सही रहता है, तनाव कम होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। मैं इस तरह तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर प्रातः पार्क में पैदल नियमित रूप से चलती हूँ। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि मैं हर रोज 4 किलोमीटर चलता हूँ। मेरी दुकान है 4 किलोमीटर घर से, 4 जाना और 4 आना, यानी रोज 8 किलोमीटर चलते हैं। क्या बात है भाई। दरअसल पहले हम रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलते थे, आज बिल्कुल घर के पास जाना हो तब भी हम गाड़ी से ही जाना पसंद करते हैं। पुराना जमाना अगर याद करें तो बड़े बुजुर्ग तक बीमारियों से दूर रहते थे। आज इतनी सुविधाजनक जिंदगी होने के बावजूद हर तीसरा इंसान बीमार है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को हृदय रोग, किसी को कोई बीमारी। तो ये नहीं कि सिर्फ पैदल चलने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन पैदल चलना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी होता है। और ममता जी, एक बात है ना कि लोग ये शिकायत करते हैं हमेशा कि हमारे पास समय ही नहीं है। हमारी भी बहुत इच्छा होती है, पर अगर हम काम का व्यवस्थित रूप से अगर नियोजन करें, घर से थोड़ा जल्दी निकले, तो आज हम कम दूरी के अंतर पर जा सकते हैं। अगर घर के पास में ऑफिस है 1-8 किलोमीटर के अंतर पे, तो आधा घंटा पहले हम तैयारी कर लिए तो पैदल जा सकते हैं। कितना सारा खुद का फायदा है, पर्यावरण का फायदा है, बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रदूषण से बच सकते हैं, प्रदूषण को बचा सकते हैं कि आप इतनी अगर ऐसे 100 लोग सोच ले तो 100 गाड़ियां सड़क पर कम हो जाएंगी ना, तो कितना ध्वनि प्रदूषण कितना ज्यादा बचेगा। और इसी तरह से बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि पैदल चलना क्यों भूलें, पैदल चलने में कोई बुराई नहीं है और ना ही दूसरे को बुरा लगता है और ना ही खुद को बुरा लगता है, पर पैदल चलने के फायदे बहुत हैं। हमें तो कहीं 1-2 मील चलना होता है तो चलना एक तरह से अच्छा लगता है। एक तो कहीं मन में दुर्घटना हो जाने का भय नहीं रहता, आराम से चलने का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। हमेशा से ही बचपन से चलने की आदत है तो उसे जारी रखते हैं और ये भी सुकून मिलता है कि पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, शरीर मन स्वस्थ रहता है। जब आप पैदल चल रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें आप सोच रहे होते हैं, चिंतन मनन भी कर रहे होते हैं, सड़क के किनारे बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, कुछ पेड़ पौधे देखते हैं, फूल देखते हैं। तो अभी तो आजकल मोबाइल आपके हाथ में होता है, फोटोग्राफी भी कर लेते हैं, तो बहुत कुछ आप पा सकते हैं पैदल चलते हुए। हमारे एक साथी ने लिखा है, पैदल चलना क्यों भूले, पैदल चलने में कोई बुराई नहीं है और ना ही दूसरों को बुरा लगता है और ना ही खुद को बुरा लगता है। और पैदल चलने के बहुत सारे फायदे हैं। 1-2 मील चलना होता है तो चलना एक तरह से अच्छा लगता है। एक तो मन में दुर्घटना होने का कोई भय नहीं, पढ़ लिया शायद आपने कमेंट्स। और एक साथी लिखते हैं कि पैदल चलना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सरल, मुफ्त और अत्यंत फायदेमंद गतिविधि है। रोजाना थोड़ी देर टहलने से कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट तक तेज गति से चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। और अगर साथ में संगीत एक साथी लिखते हैं, लोग कई कारणों से पैदल चलना कम कर रहे हैं, जैसे कि व्यस्त जीवन शैली, आरामदायक परिवहन विकल्प और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। आधुनिक जीवन के आपाधापी, जंक फूड का अधिक सेवन और शारीरिक गतिविधि के लिए समय की कमी ने पैदल चलने की आदत को कम कर दिया है। इसके विपरीत पैदल चलने के अनगिनत स्वास्थ्य लाभ है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करना, वजन घटाना और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आजकल के जमाने में पैदल चलना भूल गया है, जैसे लोग दूरी छोटी सी क्यों न हो तय करनी है, हमें गाड़ी चाहिए, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि पैदल चलना हमारे लिए कितना अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। तो प्रतिदिन हमें आधे घंटे पैदल चलना चाहिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। और मैं तो कहूंगी कि अगर छोटी दूरी है तो हमें वाहनों की उपयोग की वजह इसको पैदल ही तय कर लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी हो जाता है और हम जल्दी भी पहुंच जाते हैं, और पैदल चलने का जो मजा है वो बहुत ज्यादा
आप आपस में बात करते करते आराम से पैदल चल सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। इससे आपके शरीर की तो हमें प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालना ही चाहिए। एक हमारे साथी लिखते हैं कि जलद पैदल चलना एक उम्र के बाद टालना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि हमें एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं होती। दिन भर में 1 घंटा टहलना चाहिए ताकि सभी अवयव की हलचल हो सके और घूमना फिरना हो जाता है। मैं सुबह सुबह साइकिल चलाता हूँ, शाम को टहलने जाता हूँ। एक साथी ने लिखा है कि पैदल चलना एकदम से मत भूलिए। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत हद तक इस पर रोक लगा दिया है। पैदल चलने के कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, जैसे हृदय स्वास्थ्य में सुधार, वजन नियंत्रण, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती, तनाव कम करना और मूड को बेहतर बनाना। ये एक सरल, निःशुल्क और कम प्रभाव वाला व्यायाम है जिसे कोई भी अपनी गति से कर सकता है। पैदल चलने से आपके पेट की मांसपेशियां भी सक्रिय रहती हैं। मेरा तो मानना है कि सुबह के टाइम में पैदल चलकर आप पार्क पहुंचिए या चलकर मंदिर चलती हुई सब्जी बाजार, फल बाजार घूमती हैं तो ये एक पंथ 2 काज हो जाता है। और अब हमें लगता है कि अब वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो लेते हैं। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। वो पेशे से वकील रही हैं, पर शायरी की नरम दुनिया पर पड़े उनके कदम। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती। जानी मानी कवित्री चित्रा देसाई आ रही हैं विविध भारती पर। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा? बीज रोपें, पेड़ न दें, कुदाली से खोदें, पानी न दें। आज के मेहमान 12 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय सखियां और सखा सुन रहे कार्यक्रम सखी सहेली और सोनाली जी लगी हुई हैं श्रोताओं की टिप्पणियां ढूंढने में। और ये देखिए हमने भी खोज निकाली है एक टिप्पणी, वो ये है कि घर एक व्यंजन अनेक। मतलब घर तो एक ही होता है जिसमें तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। अगर आप वही दाल चावल आप बनाएंगी उसका स्वाद अलग होगा, वही दाल चावल हम बनाएंगे उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो देखते हैं कि हमारी एक सखी क्या कह रही है। उन्होंने लिखा है कि घर एक व्यंजन अनेक, यानी कि जितने सदस्य उनके पसंद का अलग अलग खाना बनना। मैं भी आए दिन इस समस्या से जूझती हूँ, पर अगर एक बार खाना बन गया तो मैं बच्चों की फरमाइश को दूसरे दिन पर टाल देती हूँ। अभी कल ही मैं अपनी बीमार शादीशुदा भांजी को देखने उसके घर गई। वो बताने लगी कि उसकी ससुराल में सबकी पसंद का अलग खाना बनता है और अगर घर के किसी भी सदस्य से बिना पूछे पूरा खाना बना कर देती हूँ तो सास ससुर को छोड़कर मेरे पति और मेरे देवर बाहर से मंगवा लेते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। आए दिन वो बचा खाना मुझे दूसरे दिन खाना पड़ता है। ओ, एक हमारा जमाना था पराठा रोटी पूड़ी और ब्रेड के अलावा घर में जो बनता था वही हमको खाना है, उसमें कोई ना नुकुर नहीं। अब 10 मिनट में आपके दरवाजे पर उपलब्ध ऑनलाइन खाने ने बच्चों की आदतों को बिगाड़ दिया है। वे घर के बने खाने का मोल नहीं जानते हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी तो बड़े भी शामिल है। बड़े ज्यादा है ना। लेकिन ये आदतें बिगाड़ी किसने? माओ ने बिगाड़ी है। बिल्कुल इन स्त्रियों ने ही बिगाड़ी है कि जो संपूर्ण स्त्री बनने के चक्कर में संपूर्ण माँ बनने, हाँ, एक अच्छी पत्नी, एक सुघड़ माँ और एक सुघड़ बहन और सब कुछ बनने के चक्कर में वो इस तरह की आदतें बिगाड़ लेती है। और शुरू में तो लाड प्यार में बच्चों से लगता है कि नहीं खा रहा बच्चा तो चलो थोड़ा बहुत खिला देते हैं, बना देते हैं उसको, पनीर बना देते हैं, बाद में मुसीबत बन जाती है। पर पुराने जमाने की बात की जाए ममता जी, हमारी मम्मी ऐसी सख्ती से व्यवहार करती थी ना, पर आज हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि उनकी बदौलत हम तोरी खा रहे हैं, गलका खा रहे हैं, लौकी खा रहे हैं। आजकल के बच्चे देखने को तैयार नहीं है वो सब चीजें। और नहीं भी खाना है तो कोई बात नहीं, मत खाओ, लेकिन अलग से कोई व्यंजन दाल के साथ खा लो, कचुम्बर के साथ खा लो, अचार के साथ खा लो, सब्जी दूसरी नहीं। 2 सब्जी अगर बन रही है घर में तो दोनों सब्जी खानी है, और अगर नहीं खाई तो कोई बात नहीं, लेकिन रोटी खा लो। बिल्कुल अलग से नहीं बनता था। अगर ये परंपरा फिर से शुरू हो जाए तो ये जो समस्या है
इससे निजात मिल जाए और महिलाओं को भी खाना बनाने से, रसोई से बाहर निकल रही हैं। अब महिलाएं रसोई घर से, चार दीवारी से बाहर आ रही हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, वो भी हर उस जगह जा रही जहां पर पुरुषों का वर्चस्व था, हर उस क्षेत्र में पहुंच रही हैं। तो ऐसे में सिर्फ रोटी और दाल चावल में लगी रहेंगी तो उनकी ऊर्जा कितनी जाया हो रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और नौकरी के अलावा ममता जी बहुत सारी ऐसी चीजें ना कि जैसे किताबें पढ़ना है, खुद के लिए एक्सरसाइज करना है, खुद के लिए समय देना है, कुछ नाटक देखना है, मूवी देखना है, उसके लिए भी महिलाएं टाइम नहीं, क्योंकि खाना बनाएंगे फिर उतने सारे बर्तन होंगे, फिर बच गया खाना फ्रिज में रखना है, फिर कल के खाने को क्या करना है, फिर इतने सारे बर्तन धोना है, फिर उन बर्तन को जगह पे रखना है। यानी पूरा दिन रात वो रसोई से ही बाहर निकल नहीं पाती महिलाएं। बिल्कुल। हमारे एक साथी ने लिखा है कि घर एक व्यंजन अनेक। पहले तो मुझे इस विषय का अर्थ समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन जब अर्थ समझ में आया तो समझ में आया कि घर में लोग अनेक होते हैं और सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक दिन बना लेना चाहिए, इस दिन तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा, इस दिन बच्चों की पसंद का खाना बनेगा, और एक दिन महिलाओं की भी पसंद का खाना बनना चाहिए। महिलाएं अपने पति, बच्चों और घर में बुजुर्गों के हिसाब से खाना बनाती है, लेकिन एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जहां घर की महिलाओं को भी अपनी पसंद का खाना खाने का, बनाने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए और घर वालों को ये सोचना चाहिए कि कल हमारी पसंद का खाना बना है तो आज अपने बुजुर्ग कोई अपने बच्चों की पसंद का खा ले। इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये विषय तो मेरे घर के लिए सटीक बैठता है। हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे, बड़े और उससे भी बड़े 3 ग्रुप के लोग हैं। जब भी खाना बनता है तो इन तीनों ग्रुप का ध्यान रखकर ही बनता है। कुछ सब्जियों बच्चों को अच्छी लगती है, कुछ वयस्क को, कुछ वृद्धजनों को। हमारे यहाँ पर दाल के साथ साथ चावल भी 2 तरह के बनते हैं, एक नॉर्मल और दूसरा थोड़ा ज्यादा नरम। और क्या क्या बताऊं बातें, और अनेक हैं, जितने लोग उतनी पसंद। मतलब चावल भी 2 तरह से बनता है, ये भी थोड़ी सी अलग किस्म की बात है। हो सकता है बुजुर्गों के लिए नरम चावल बनाया जाता, बच्चों को खिले खिले से चावल पसंद है। लेकिन वहां भी समझौता कर लेना चाहिए, बच्चों को वो चावल खा लेना चाहिए जो सब बुजुर्गों के लिए बन रहा है। बहरहाल अपनी अपनी पसंद है। इस समय आपको क्या पसंद है? मुझे एक साथी लिखते हैं, मेरी छोटी बहन का ऑपरेशन हुआ है तो मेरा पूरा परिवार उसी के वहां रहता है। 8 दिन से और 8 दिन रहना है उसके वहां। पत्नी उसे घर में 9 जन का खाना बना रही है, एक सब्जी, दाल, चावल, रोटी सब बढ़िया कहते हैं, क्योंकि हमारे अनुशासन है। छोटे बहन के घर पर भी मेरे यहाँ पर भी अनुशासन बहुत जरूरी है खाने के लिए। बिल्कुल। और एक हमारी सखी ने भी लिखा है, उन्हीं माओ ने बिगाड़े हैं जिनके घर में बहू बनने वाली मिल गई, नहीं तो अपना बनाना होता है तो चलो यही खा लो। और एक श्रोता ने पैदल चलने पर लिखा है कि बचपन की बात करूं तो हमारे पैतृक गांव डेडरवा, जो हमारे गांव जेतपुर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है, वहां जाने के लिए साइकिल या पैदल ही जाना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा सीमित थी और हमारा वो गांव जाने की पक्की सड़क नहीं होती थी। गांव के लिए तो पैदल चलना बहुत जरूरी होता था। सोनाली जी, आपको याद होगा कि बचपन में जब हम कभी नानी के गांव, दादी के गांव जाते थे, नानी का गांव ऐसा था, बीहड़ जंगल, और नदी पार करके जाना होता था। तो नदी पार करने से पहले बहुत पैदल चलना पड़ता था, यहाँ तक कि लगता था कि अब तो थक गए, अब चल नहीं सकते हैं। और नदी पार करने के बाद भी पैदल चलना तो इतना मुश्किल होता था, और कोई सवारी नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से कहीं किसी खास दूरी के लिए इक्के तांगे होते थे, वो मिल जाते थे। पर तब हमें कोई शिकायत नहीं होती थी ना कि हमें इतनी दूर जाना है, हम तो आराम से ही जाना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमें कोई परेशानी भी नहीं थी, हम बात करते खुशी भी होती थी बल्कि कि हम नानी के घर जा रहे हैं, माता पिता की उंगली थाम के। तो ये जो पैदल चलने वाली बात है ना, ये हम सब ने अपने आप को बहुत आराम तलब बना लिया है। और अब हम इस विषय पर भी बात कर लें थोड़ी सी, कि जो हम शादी समारोह में जाते हैं तो महिलाएं मेकअप करती हैं, ऐसा माना जाता है। हल्की फुल्की शादी और हल्की फुल्की बातें, शादी समारोह, महिलाओं का मेकअप। हालांकि पुरुष भी मेकअप करते हैं, खासतौर से जब फिल्मी दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ तो सबका मेकअप होता है। लेकिन आम जिंदगी में उन्हें तो करना पड़ता है अपने किरदार को निभाने के लिए। पर ये जो चलन है, पहले थोड़ा एक क्लास की लोग ही मेकअप करते थे, पर आजकल हर कोई मेकअप करता है। बस जरूरी ऐसा है कि मेकअप
हमारी सुंदरता में निखार लाए, ना कि हमें और भी बुरा दिखा दे, या यूं कह लीजिए कि हम और भी खराब दिखने लगे। ऐसा ना हो कि हमारी सुंदरता में बढ़ोतरी होने के बजाय वो हमें हमारी सुंदरता को घटा दे। और दूसरी बात है कि जो ब्यूटी पार्लर वाले हमें मेकअप लगाते हैं, उसके बाद में हमें ना कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है। फिर क्या हो जाता है कि अरे ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए हम फिर लोगों से नजरें चुराने लगते हैं। तो अगर जो भी मेकअप करे तो उसे अच्छी तरह से उसे कैरी करना भी जरूरी है। अरे अभी कुछ साल पहले शादी में मैं गई थी और कुछ लड़कियों ने इतना गहरा मेकअप कर लिया था, एकदम बिल्कुल जैसे प्लास्टर चढ़ा लिया हो, और सचमुच वो पहचान में नहीं आ, अच्छी खासी सुंदर दो लड़कियां और हमारे कुछ रिश्तेदार थे, वो उन लड़कियों को पहचाने ही नहीं। फिर वो रिश्तेदार अगले दिन बाद में, मतलब वो अलग अलग रहते हैं, घर आए और जब वो लड़कियों को देखा तो कहने लगे, अरे कल तो तुम लोग पहचान में नहीं आ रही थी, कुछ अलग ही लग रही थी, आज तो कितनी सुंदर लग रही हो। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी जो कुदरती सुंदरता है उसका सत्यानाश कर दिया और सजने संवरने मेकअप करने के चक्कर में इतनी फूहड़ लगे, उसका ध्यान रखना चाहिए। आपने प्लास्टर कहा ना तो मेरी हंसी नहीं तो कि जैसे उसकी पपड़ी अगर गिर जाए तो उसके अंदर की जो हमारी ओरिजिनल स्किन है वो दिखने लगेगा, तो कैसे भद्दा लगेगा। अरे बहुत सारे, सोनाली जी, एक महिला को मैंने देखा, तेज धूप और एकदम गर्मी, खूब तेज धूप, और उन्होंने एकदम पता नहीं रंग भी काला और बिल्कुल सफेद 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 पसीने से टपक रहा है। हमने कहा क्या हुआ, ये क्या हमारी परिचित, हमने कहा अरे आपके पसीने ये सफेद सफेद क्या टपक रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा अरे बहुत वाइट सा हो रहा है, कुछ देखो अब। बाद में पता चला वो मेकअप था। अच्छा, तो इतना मेकअप भी नहीं करना चाहिए, और ये तपती धूप में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेकअप करे किसी जानकार जो जिन्हें बहुत अच्छी शिक्षा ली है ब्यूटिशियन की, उनसे भी करवाए, और जो हमें सूट हो वो करे, और फिर उसके बाद में हमें उसे अच्छी तरह से कैरी करना जरूरी है। एक हमारे साथी लिखते हैं कि शादी समारोह में महिलाओं का मेकअप, शादी समारोह का मौसम आते ही महिलाओं की तैयारियों का उत्साह देखने लायक होता है। कपड़ों की खरीदारी, आभूषणों का चुनाव, और सबसे अहम मेकअप। मेकअप न केवल सुंदरता बढ़ाने का साधन है बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। हर महिला चाहती है कि उसका लुक सबसे अलग हो, निखरा हुआ लगे। यहाँ कुछ टिप्स उन्होंने लिखकर भेजी। आजकल भारी मेकअप की जगह नो मेकअप लुक ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हल्का फाउंडेशन, न्यूड लिपस्टिक और मस्कारा काफी है। स्किन केयर जरूरी है, मेकअप से पहले चेहरे की सफाई, मॉइस्चराइज कर ले, ताकि इन्होंने कुछ टिप्स लिखकर भेजी है। आई मेकअप सबसे ज्यादा जो होता है, जिसमें आई मेकअप यानी कभी कभी ना वो इतना, साड़ी अगर नीले रंग की पहनी तो आंखों के ऊपर नीला नीला रंग लगा देते हैं, गुलाबी भी लग जाता है तो फिर पलकों के ऊपर। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आंखें, हमारी बड़ी आंखें छोटी दिखने लगती है। और फिर ऐसे में क्या होता है कि महिलाएं तो बेचारी तैयार होके जाती है और पतिदेव आके ऐसा मुंह बना लेते हैं। और उसमें खास बात ये होती है कि जब विदाई होती है ना लड़की की, और गलती से आपके आंसू आ गए और रोए, तो वो जो वो कलर होता है फिर पूरे गाल पे वही रंग फैल जाता है, तो और बुरा लगता है। तो इन्होंने एक टिप भी दी है कि मेकअप सेटिंग स्प्रे ना भूले, ताकि पसीना या गर्मी में लुक बरकरार रहे। यानी कुछ स्प्रे आते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, तो वो ऐसे स्प्रे मुंह पर ऐसे कर लिया तो। और सबसे जरूरी इन्होंने बात लिखी, मुस्कान, वो किसी भी मेकअप से बहुत ज्यादा चमकदार होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ऐसे मेकअप लगा के अगर डर डर के रहे, किसी से नजरें ना मिलाए, तो बहुत फनी लगता है, स्टैचू जैसे बन जाते हैं। शादी ब्याह में आजकल ऐसे होता है, खास तौर से जिसकी शादी होती है उसको इतना सजा धजा दिया जाता है और इतने सारे पिन विन टांग दिए जाते हैं, और लहंगा चुन्नी इतना भारी होता है कि वो बेचारी हिल डुल नहीं सकती है। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो जो वो सहन कर सकती हैं उनको ही ये करना चाहिए। जिनको ये सब नहीं सुहाता है उनको मना भी कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इतने स्टैचू बन के शादी के मंडप में जाएं। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी ब्याह में महिलाओं के मेकअप, सजना संवरना नारी का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर आजकल कुछ ज्यादा ही प्रयोग इस अधिकार का हो रहा है। वजह भी जायज है, क्योंकि आजकल ज्यादातर वीडियो शूट हो रहे हैं, रील बन रहे हैं, उसमें चेहरे का मेकअप दिखाना जरूरी है। पर हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था। मेकअप के नाम पर बस वही गुलाबी वाली पाउडर, पिंक वाला क्रीम,
बिंदी, काजल और थोड़ी सी लाली। हमारा सारा ध्यान मैचिंग साड़ी ब्लाउज पर रहता था और कुछ ऐसा पहना जाए जो सबसे थोड़ा अलग दिखे और लोग पूछें कि कहाँ से बनवाया, कहाँ से लिया। जब कोई पूछता था तो पूछिए मत, अपने को फैशन डिजाइनर और ब्यूटिशियन होने का एहसास होता था। क्या बात है भाई, आज तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जा रहा है। हमें तो दुकान जाकर मोल भाव करके अपना मैचिंग साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, सैंडल लेनी पड़ती थी। साथ ही औरतें हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ पुरुष विवाह है तो कितना दिन तक आपको सुनना पड़ता था, उसकी खिल्ली भी उड़ाई जाती थी। सुना लीजिए, इस पर तो हमें बहुत सारी बातें याद आ गई। हमें भी याद है कि हम खास तौर से दुपट्टे की मैचिंग करने जाते थे। सलवार सूट का दुपट्टा और मैच ही नहीं होता था, वो बाकायदा दुपट्टा सेंटर होता था, अब तो मिलते ही नहीं कहीं। और साड़ी का फॉल कभी भाभी कभी दीदी दे देती थी कि जाओ साड़ी का फॉल खरीद के ले आओ, मैचिंग ही नहीं मिलता। और मैचिंग मिलता ही नहीं था। तो थोड़ा ना थोड़ा दुकानदार कहता है देखो ये मैच हो गया, नहीं इसमें ये थोड़ा पिंकिश चाहिए, थोड़ा ब्लूइश चाहिए, ऐसे ऐसे करके जाने कितने घंटे बर्बाद होते थे। अब सोच के हंसी आती है कि अब तो कंट्रास्ट भी चलता है और फॉल की तरफ कोई देखता भी नहीं है और दे दिया, साड़ी उठा के फॉल वेडिंग करके तैयार हो जाता था। लेकिन तब बाकायदा ये चलन था और इस पर लोग सचमुच ध्यान देते थे कि वाह आपका ब्लाउज का कलर कितना मैच हो रहा है और कितना सुंदर है। एक हमारे साथी ने लिखा है, शादी समारोह में महिलाओं के मेकअप के बारे में कुछ लिखेंगे कहेंगे तो श्रीमती जी की डांट पड़ सकती है, इसलिए गुजराती मुहावरा न बोलवा माँ नवगुण, मतलब कुछ नहीं बोलने में ही समझदारी और फायदा रहेगा। तो कोई अपनी बात लिख सकते हैं कि आपने कभी मेकअप किया है कि नहीं, शादी समारोह में या खुद की शादी में तो मेकअप किया होगा जरूर। हाँ, कुछ नहीं तो काजल का टीका तो लगाया होगा ना, माने नजर न लगे इसलिए। बिल्कुल, पुरुष भी आजकल मेकअप करते हैं, कभी स्टेज प्रोग्राम पर जाते हैं तो करते हैं, लेकिन वो उनकी चर्चा कम होती है। हाँ। वो जैसे बहुत नॉर्मल है। लेकिन महिलाएं जब सस्ती संवरती हैं तो उसकी बाकायदा चर्चा होती है, घर में भी और बाहर भी। एक हमारे साथी लिखते हैं, ये बातें बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं है। क्या मजाल है कि शादी समारोह में युवतियां हल्की फुल्की मेकअप करके शादी समारोह में शिरकत कर ले। इसके लिए उन्हें कम से कम 1-2 घंटे तो चाहिए, क्योंकि हर परिवार में शादी समारोह सिर्फ 1-2 बार ही आता है। उस दिन फुल मेकअप में सज धज कर महिलाएं आती है। क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा प्रार्थी हूँ ये कहते हुए, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा कैमरा में कैद होने की वजह से ये मेकअप जो थोपा जा रहा है सामने से देखकर चेहरा बेहद ही खराब नजर आता है। वैसे अब यहाँ पर विराम दे देते हैं इस बात पर। और ये तो बात मेकअप की चल रही थी, लेकिन आजकल फूलों से भी श्रृंगार होता है, कितना सुंदर लगता है। बहुत और कुछ गुलाब की पंखड़ी, गेंदे के फूल से भी कुछ ऐसी चीजें बनती है, फेस पैक फ्लावर से जी। हाँ, और मुल्तानी मिट्टी और दही और भी तमाम घरेलू चीजें, चंदन, हल्दी, इस सब से भी निखार आ जाता है चेहरे पर। और जो असली सुंदरता होती है वो है मन की सुंदरता। तो अपना मन सुंदर रखिए। हाँ, फिर अपने आप में यानी 4 लोगों के बीच में आप ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल। और किसी श्रोता ने लिखा था ना कि मुस्कुराहट सबसे बड़ा गहना होता है। तो सचमुच आप ऐसे कुदरती सुंदरता से अपने को सुंदर बनाएं और मन सुंदर रखें और मुस्कुराती रहें, तो जैसे कि आप मुस्कुरा रहे हैं, अलग ही नजर आएंगे। और देखिए गाना भी कुछ यही बात कह रहा है, धार ना मोतियों का हार। हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती और नेचुरल लुक रखना पसंद करती है, और आम दिनों में भी और किसी फंक्शन में भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम बोले बताएं या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम